नमस्कार। आज हम एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एमसीक्यू बनाने वाले हैं। तो चलते हैं प्रश्न की तरफ। फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत किस घटना से मानी जाती है? तो दोस्तों, फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत बास्टिल किले का ध्वंस घटना से मानी जाती है। बास्टिल किले को किस कारण से गिराया गया? तो बास्टिल किले को उसमें हथियार और गोला बारूद मिलने की संभावना थी, इसलिए गिराया गया। बास्टिल किला किसका प्रतीक था? तो बास्टिल किला जो है वह राजा की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक था। बास्टिल किले से कितने कैदी छुड़ाए गए? तो दोस्तों, बास्टिल किले से 7 कैदी को छुड़ाया गया था। बास्टिल किले को गिराने के बाद उसके अवशेष क्या किए? तो बास्टिल किले को गिराकर उसके अवशेष को स्मृति चिन्ह के रूप में बेचे गए। फ्रांसीसी क्रांति के समय राजा कौन था? तो फ्रांसीसी क्रांति के समय लुई 16वां राजा था। फ्रांसीसी क्रांति के समय राजा कौन था? लुई 16वां फ्रांसीसी क्रांति के समय राजा था। लुई 16वां किस राजवंश से संबंधित था? तो लुई 16वां बुर्बो वंश से था। लुई 16वां का विवाह किससे हुआ? तो लुई 16वां का विवाह मेरी एंटोइनेट से हुआ था। फ्रांसीसी सरकार को अमेरिका की आज़ादी की लड़ाई में किस देश के विरुद्ध सहायता देनी पड़ी थी? तो फ्रांसीसी सरकार को अमेरिका की आज़ादी के लिए ब्रिटेन को सहायता देनी पड़ी थी। फ्रांसीसी समाज में कितने एस्टेट थे? तो फ्रांसीसी समाज में 3 एस्टेट थे। प्रथम एस्टेट में कौन शामिल था? तो प्रथम एस्टेट में पादरी वर्ग को शामिल किया जाता था। द्वितीय एस्टेट में कौन शामिल थे? द्वितीय एस्टेट में कुलीन वर्ग को शामिल किया जाता था। तृतीय एस्टेट में कौन शामिल थे? तृतीय एस्टेट में किसान, व्यापारी, कारीगर, मजदूर शामिल थे। फ्रांसीसी समाज में लगभग कितने प्रतिशत किसान थे? तो फ्रांसीसी समाज में लगभग 90% किसान थे। किसानों के पास कितनी भूमि थी? किसानों के पास बहुत कम भूमि होती थी। भूमि का लगभग 60% हिस्सा किसके पास था? तो भूमि का 60% हिस्सा कुलीनों, चर्च और अमीर नागरिकों के पास होता था। चर्च किसानों से कौन सा कर वसूलता था? तो किसानों से लिया जाने वाला कर को टाइड कहते थे। टाइड टाइड कर का मानक कितना था? तो टाइड कर जो था उसका उपज 10वां हिस्सा होता था। टाइल कर क्या था? टाइल कर प्रत्यक्ष कर होता था। टाइल कर किसे देना पड़ता था? टाइल कर राज्यों को देना पड़ता था। अप्रत्यक्ष कर किन वस्तुओं पर लगाया जाता था? तो अप्रत्यक्ष कर नमक, तंबाकू जैसी वस्तुओं पर लगाते थे। लीने शब्द किसके लिए प्रयोग होता था? लीने शब्द भूमि की माप के लिए प्रयोग किया जाता था। फ्रांस ने अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम में सहायता क्यों दी थी? तो फ्रांस ने अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटेन को कमजोर करने के लिए सहायता प्रदान की थी।
फ्रांसीसी सरकार का अधिकतर बजट किस पर खर्च होता था? तो फ्रांसीसी सरकार का अधिकतर बजट कर्ज चुकाने के लिए प्रयोग किया जाता था। एस्टेट शब्द का अर्थ क्या था? एस्टेट शब्द का अर्थ था समाज की श्रेणियां। प्राचीन राजतंत्र शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तो प्राचीन राजतंत्र का प्रयोग 1789 से पहले फ्रांसीसी समाज और संस्थाओं के लिए किया जाता था। किसानों को सामंती कर किसे देना होता था? तो किसानों को सामंती कर कुलीन वर्ग को देना होता था। किसान अपने स्वामी के खेतों में क्या करते थे? तो स्वामी के खेतों में किसान बाध्य होकर सेवा करते थे। 1789 की घटनाओं के परिणाम स्वरूप अंततः क्या हुआ? तो 1789 की घटना के बाद अंततः राजा की हत्या हुई, राजशाही समाप्त की गई और गणराज्य की स्थापना की गई। ये तीनों कार्य 1789 में की घटनाओं के परिणाम स्वरूप हुआ था। 1715 में फ्रांस की जनसंख्या कितनी थी? तो 1715 में फ्रांस की जनसंख्या 2.3 करोड़ थी। 1789 तक फ्रांस की जनसंख्या कितनी हो गई? तो 1789 तक फ्रांस की जनसंख्या 2.8 करोड़ हो गई। फ्रांस में जनसंख्या बढ़ने से कौन सी समस्या उत्पन्न हुई? तो फ्रांस में जनसंख्या बढ़ने से अनाज की मांग बढ़ गई थी। अधिकांश फ्रांसीसी लोग किस खाद्य पदार्थों पर निर्भर थे? तो दोस्तों, फ्रांस में पाव रोटी या ब्रेड पर निर्भर होते थे। किस वस्तु की कीमत में तेजी से वृद्धि हुई? तो पाव रोटी या ब्रेड की कीमत में तेजी से वृद्धि हुई थी। फ्रांस में अमीर और गरीब के बीच खाई क्यों बढ़ रही थी? तो महंगाई और स्थिर मजदूरी के कारण फ्रांस में अमीर और गरीब के बीच खाई बढ़ती जा रही थी। जीविका संकट का अर्थ क्या है? तो जीविका संकट का अर्थ होता है जब जीवन निर्वाह के साधन संकट में पड़ जाए। जीविका संकट का मुख्य कारण क्या था? तो खराब फसल और बढ़ती महंगाई जीविका का प्रमुख संकट था। बेचारा गरीब पंक्ति में मोटू जमींदार किसका प्रतीक है? तो कुलीन वर्ग का प्रतीक मोटू जमींदार था। चित्र में कुलीन व्यक्ति को मकरे के रूप में क्यों दिखाया गया था? तो चित्र में कुलीन व्यक्ति को मकरे के रूप में इसलिए दिखाया गया था क्योंकि वह किसानों का शोषण करता था, किसानों का शोषक था वह। फ्रांस में पहले विद्रोह किस वर्ग द्वारा किया जाता था? तो फ्रांस में विद्रोह किसान और कामगारों ने किया था। किसान और कामगारों के पास बदलाव लाने के साधन क्यों नहीं थे? क्योंकि उसके पास धन और संगठन की कमी होती थी। अठारहवीं सदी में किस नए सामाजिक समूह का उदय हुआ? तो 18वीं सदी में मध्य वर्ग का उदय हुआ था। मध्य वर्ग ने संपत्ति कैसे अर्जित की? तो मध्य वर्ग ने समुद्र पारीय व्यापार और वस्त्र उत्पादन से संपत्ति अर्जित की थी। तीसरे स्टेट में कौन से पेशेवर लोग शामिल थे? तो तीसरे स्टेट में प्रशासनिक अधिकारी और वकील को शामिल करते थे। मध्य वर्ग का मानना था कि सामाजिक हैसियत किस पर आधारित होनी चाहिए? तो सामाजिक हैसियत योग्यता के आधार पर होनी चाहिए।
ये मध्य वर्ग का मानना था। समान अवसर और स्वतंत्रता के विचार किस दार्शनिक ने दिए? तो समान अवसर और स्वतंत्रता का विचार लॉक और रूसो ने दिया था। जॉन लॉक ने किस सिद्धांत का खंडन किया था? तो जॉन लॉक ने दैवी अधिकार सिद्धांत का खंडन किया था। जॉन लॉक की प्रसिद्ध रचना कौन सी थी? तो जॉन लॉक की प्रसिद्ध रचना टू ट्राइजेज ऑफ गवर्नमेंट थी। जियां-जॉक रूसो ने किस विचार को आगे बढ़ाया? तो जियां-जॉक रूसो ने सामाजिक अनुबंध के विचार को आगे बढ़ाया था। मॉन्टेस्क्यू ने किस विचार का समर्थन किया? तो सत्ता का विभाजन का समर्थन किया था मॉन्टेस्क्यू ने। मॉन्टेस्क्यू की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी थी? द स्पिरिट ऑफ द लॉज मॉन्टेस्क्यू की प्रसिद्ध पुस्तक थी। अमेरिका में कितने ब्रिटेन से स्वतंत्रता की घोषणा की थी? तो अमेरिका में 13 उपनिवेशों ने ब्रिटेन से स्वतंत्रता की घोषणा की थी। फ्रांस में दार्शनिक के विचार कहाँ पर चर्चा में रहते थे? तो कॉफी हाउस और सैलून में फ्रांस में दार्शनिक के विचार की चर्चा होती थी। दार्शनिक विचारों का प्रसार अनपढ़ों तक कैसे पहुंचाया जाता था? तो जोर से पढ़कर सुनाया जाता था, जिससे दार्शनिक के विचार अनपढ़ व्यक्तियों तक पहुंचाया जाता था। जॉर्ज डाल्टन को किस क्षेत्र में नौकरी नहीं मिल सकी? तो जॉर्ज डाल्टन को सेना में, न्यायालय में, चर्च में नौकरी नहीं मिल सकी। डाल्टन के अनुसार व्यवस्था ने उन्हें क्या दिया? तो डाल्टन को शिक्षा, लेकिन अवसर नहीं दिया। शिक्षा तो उसे प्रदान की गई थी, लेकिन अवसर नहीं मिला। अंग्रेज यात्री आर्थर यंग ने फ्रांस की यात्रा कब की? तो आर्थर यंग ने 1787 से 1789 के बीच यात्रा की थी। आर्थर यंग ने गुलामों शब्द से किसकी ओर संकेत किया था? तो किसान और गरीबों की ओर आर्थर यंग ने गुलाम शब्द से संकेत किया था। आर्थर यंग के अनुसार जो अपने गुलामों के साथ बुरा व्यवहार करता था, उसे विद्रोह के समय भयंकर परिणाम भुगतने पड़ सकते थे। प्राचीन राजतंत्र के तहत फ्रांसीसी सम्राट को नए कर लगाने के लिए किस संस्था की मंजूरी लेनी पड़ती थी? तो प्राचीन राजतंत्र के समय फ्रांसीसी सम्राट को नए टैक्स या कर लगाने के लिए स्टेट्स जनरल की मंजूरी लेनी पड़ती थी। स्टेट जनरल की अंतिम बैठक किस वर्ष बुलाई गई? तो 1789 में स्टेट जनरल की अंतिम बैठक बुलाई गई थी। लुई 16वां ने स्टेट्स जनरल की बैठक कब बुलाई? तो 5 मई 1789 को लुई 16वां ने स्टेट जनरल की बैठक बुलाई थी। पहले और दूसरे स्टेट के कितने कितने प्रतिनिधि स्टेट जनरल में भेजे गए? तो 300, प्रथम और दूसरे में 300 प्रतिनिधि स्टेट जनरल में भेजे गए। किसानों, औरतों और कारीगरों को सभा में प्रवेश क्यों नहीं दिया गया था? तो उसके प्रतिनिधि पहले से मौजूद थे। किसानों, औरतों और कारीगरों को प्रवेश सभा में इसलिए नहीं दिया क्योंकि उसके प्रतिनिधि पहले से ही सभा में मौजूद थे। तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि
किस सिद्धांत के आधार पर मतदान चाहते थे? तो प्रत्येक व्यक्ति का एक मत हो, इस सिद्धांत पर तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि मतदान चाहते थे। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक किसने लिखी? तो रूसो के द्वारा द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक लिखी गई थी। तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि ने स्वयं को क्या घोषित किया? तो तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि ने स्वयं को नेशनल असेंबली घोषित किया। नेशनल असेंबली के प्रमुख नेता कौन थे? तो मिराबियो आबेसिये नेशनल असेंबली के प्रमुख नेता थे। आबेसिये की प्रसिद्ध पुस्तक का शीर्षक क्या था? तो आबेसिये का प्रसिद्ध पुस्तक का शीर्षक तीसरा स्टेट क्या है यह था। लुई 16वां कब फ्रांस का राजा बना? तो लुई 16वां को 1774 में फ्रांस का राजा बनाया गया। 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने क्या समाप्त किया? तो सामंती व्यवस्था को 4 अगस्त 1789 को असेंबली ने समाप्त कर दिया। चर्च की भूमि का जब्त करने से सरकार को कितनी संपत्ति प्राप्त हुई? तो चर्च की भूमि जब्त करने से सरकार को 20 अरब लिबरे प्राप्त हुई थी। 1791 में फ्रांस किस रूप में स्थापित हुआ? तो 1791 में फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र के रूप में स्थापित हुआ। 1791 के संविधान के तहत कानून बनाने का अधिकार किसे दिया गया? तो नेशनल असेंबली को 1791 में संविधान कानून बनाने का अधिकार दिया गया था। संविधान के तहत कानून बनाना था। 1791 ईस्वी में नेशनल असेंबली को यह कार्य दिया गया था। मतदान का अधिकार किसे दिया गया? मतदान का अधिकार केवल 25 वर्ष से अधिक उम्र के करदाताओं को दिया गया था और जो करदाता नहीं थे उससे यह मतदान का अधिकार नहीं था। संविधान के अनुसार जिन नागरिकों को मतदान प्राप्त था उन्हें क्या कहा गया? तो जो व्यक्ति मतदान देते थे और वह 25 वर्ष से ऊपर होते थे वह सक्रिय नागरिक कहलाता था। 1791 के संविधान के अनुसार किन लोगों को मताधिकार प्राप्त नहीं था? तो महिलाएं, बच्चे और 25 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति जो टैक्स नहीं देते थे उसे मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं था और ये निष्क्रिय नागरिक कहलाते थे। 1791 के संविधान की शुरुआत किस दस्तावेज से हुई थी? तो 1791 के संविधान की शुरुआत पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा दस्तावेज थी उससे हुई थी। किस अधिकार को नैसर्गिक आहरणीय कहा गया? तो जीवन, स्वतंत्रता और कानूनी बराबरी के अधिकार को नैसर्गिक और आहरणीय कहा गया। राज्य का प्रमुख कर्तव्य क्या बताया गया था? तो नागरिकों के नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा करना राज्य का प्रमुख कर्तव्य बताया गया था। क्रांतिकारी पत्रकार ज्योपाल मरा ने किस अखबार का प्रकाशन किया? तो ज्योपाल मरा ने लामी द पल्प का प्रकाशन किया था। ज्योपाल मरा का अखबार किसका मित्र कहा गया? तो ज्योपाल मरा का अखबार जनता का मित्र था। ज्योपाल मरा के अनुसार गरीबों की दशा कैसे सुधर सकती थी? तो अमीरों के विरुद्ध संघर्ष करके गरीबों की दशा सुधर सकती थी। पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र में कितने मुख्य अनुच्छेद उल्लेखित थे? तो 17 अनुच्छेद उल्लेखित थे। राजनीतिक संगठन का
मुख्य उद्देश्य क्या बताया गया? तो राजनीतिक संगठन का मुख्य उद्देश्य नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा करना था। घोषणा पत्र में किन अधिकारों को नैसर्गिक बताया गया? तो संपत्ति, स्वतंत्रता, सुरक्षा और शोषण का प्रतिरोध। घोषणा पत्र में यह अधिकार को नैसर्गिक बताया गया। घोषणा पत्र में बोलने, लिखने, छापने की स्वतंत्रता किसे दी गई थी? तो प्रत्येक नागरिक को घोषणा पत्र में बोलने, लिखने और छापने की स्वतंत्रता प्राप्त थी। कर लगाने का अधिकार किसके पास था? तो कर लगाने का अधिकार केवल राजा के पास होता था। संपत्ति का अधिकार किस रूप में वर्णित किया गया? तो संपत्ति का अधिकार सीमित अधिकार के रूप में वर्णित किया गया। टूटी हुई जंजीर किसका प्रतीक है? तो टूटी हुई जंजीर आजादी का प्रतीक था। छरों का बंडल किसका प्रतीक था? छर का बंडल एकता का प्रतीक था। त्रिभुज में रोशनी बिखेरती आंख का प्रतीक क्या था? तो आंख का प्रतीक सर्वदर्शी ज्ञान था। राजदंड किसका प्रतीक था? तो राजदंड शाही सत्ता का प्रतीक था। अपनी पूंछ मुंह में लिए सांप क्या दर्शाता है? तो अपनी पूंछ मुंह में लिए सांप अनंतता या सनातनता को दिखाता है। लाल फ्राइजियन टोपी क्या दर्शाती थी? लाल फ्राइजियन टोपी दासता से मुक्ति को दर्शाती थी। नीला, सफेद, लाल रंग क्या दर्शाते थे? तो यह फ्रांस के राष्ट्रीय रंग को दर्शाते थे। इसे तिरंगा कहते थे। 3 रंग का था यह, लाल, नीला और सफेद। फ्रांस का राजा लुई 16वां किस देश के राजा से गुप्त वार्ता कर रहा था? तो प्रसा के राजा से लुई 16वां गुप्त वार्ता कर रहा था। अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली ने किन देशों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की? तो 1792 में नेशनल असेंबली ने प्रसा और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की थी। फ्रांस का राष्ट्रगान मार्सिले किस कवि द्वारा लिखा गया था? तो फ्रांस का राष्ट्रगान मार्सिले रॉजेट द लाइल के द्वारा लिखा गया था। 1791 के संविधान मुख्यतः किस वर्ग को लाभ प्राप्त हुआ? तो 1791 के संविधान से अमीरों को लाभ प्राप्त हुआ था। जैकोबिन क्लब का नाम किस स्थान से पड़ा? तो सेंट जैकब कॉन्वेंट के नाम पर जैकोबिन क्लब का नाम पड़ा था। और टीपू सुल्तान को जैकोबिन क्लब का सदस्य माना जाता है। जैकोबिन क्लब का नेता कौन था? तो रोबेस्पियर जैकोबिन क्लब का नेता था। जैकोबिन क्लब के सदस्य किन वर्गों से आते थे? तो जैकोबिन क्लब के सदस्य छोटे दुकानदार, कारीगर, मजदूर वर्ग से आते थे। जैकोबिन सदस्य किस प्रकार की पोशाक पहनते थे? तो जैकोबिन के सदस्य धारदारी लंबी पतलून पहनते थे। जैकोबिन की पोशाक क्या दर्शाती थी? तो जैकोबिन की पोशाक साधारण जनता के साथ जुड़ाव को दर्शाती थी। जैकोबिन को सौकुलात कहा जाता था। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? तो जैकोबिन को सौकुलात कहा जाता था। इसका शाब्दिक अर्थ बिना घुटने वाले पुरुष होते थे। जैकोबिन पुरुष लाल रंग की टोपी क्यों पहनते थे? तो लाल रंग स्वतंत्रता का प्रतीक था, इसीलिए जैकोबिन पुरुष लाल रंग की टोपी को पहनते थे।
10 अगस्त 1792 को जैकोबिन ने किस महल पर धावा बोला? तो ट्यूलेरिये महल पर जैकोबिन ने 10 अगस्त 1792 को धावा बोला था। 1792 में कौन से पुरुषों को मतदान का अधिकार मिला? तो जो 21 वर्ष से अधिक की उम्र के वाले पुरुष थे उसे 1792 में मतदान का अधिकार मिला। नवनिर्वाचित असेंबली को क्या नाम दिया गया? तो नवनिर्वाचित असेंबली को कन्वेंशन कहा गया। 21 सितंबर 1792 को फ्रांस में क्या घोषित किया गया? तो 21 सितंबर 1792 को फ्रांस में गणतंत्र घोषित किया गया। दी गई। तो लुई 16वां को 1793 में प्लेस डी ला कॉनकॉर्ड में फांसी दी गई। आतंक राज 1793 से 1794 किसके शासनकाल में था? तो रोबेस्पियर के शासनकाल में आतंक राज था, जो काल 1793 से 1794 के शासन में था। आतंक राज में अपराधियों की सजा देने के लिए किस मशीन का इस्तेमाल किया गया? तो आतंक राज में अपराधियों को सजा देने के लिए गिलोटीन मशीन का प्रयोग किया गया। रोबेस्पियर ने मजदूरी और कीमतों के लिए क्या तय किया? तो अधिकतम सीमा रोबेस्पियर ने मजदूरी और कीमतों के लिए तय किया था। समता रोटी किसके लिए अनिवार्य था? तो समता रोटी सभी नागरिकों के लिए अनिवार्य था। जैकोबिन सरकार ने पुरुषों महिलाओं को किस नाम से संबोधित किया? तो जैकोबिन सरकार ने पुरुष महिला को सीटोयेन और सीटोइन नाम से संबोधित किया। क्रांतिकारी पत्रकार कैमिल डेसमोन्सलिस ने स्वतंत्रता को किस रूप में देखा? तो क्रांतिकारी पत्रकार कैमिल डेसमोलिन्स ने स्वतंत्रता को सुख, शांति, विवेक, समानता और न्याय के रूप में देखा। जैकोबिन सरकार के पतन के बाद किसके हाथ में सत्ता आई? तो मध्य वर्ग के संपन्न तबके के हाथ में सत्ता आई। जैकोबिन सरकार का जो पतन हुआ उसके बाद सत्ता मध्य वर्ग के हाथों में आई थी। डायरेक्टरी के संविधान के तहत कितनी विधान परिषद थी? तो डायरेक्टरी के संविधान के तहत 2 विधान परिषद थी। महिलाओं ने अपने हितों के लिए क्या किया? तो महिलाओं ने राजनीतिक क्लब और अखबार बनाए। 1791 के संविधान में महिलाओं को किस दर्जे में रखा गया था? तो 1791 में महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक के रूप में रखा गया था, और निष्क्रिय नागरिक वो होते थे जो मताधिकार उसे प्राप्त नहीं होते थे, क्योंकि मताधिकार प्राप्त करने के लिए 25 वर्ष आयु निर्धारित थी और उसे टैक्स देना पड़ता था। ओलंप दे गूज ने 1791 में क्या तैयार किया? तो महिला नागरिक अधिकार घोषणा पत्र ओलंप दे गूज ने 1791 में तैयार किया था। फ्रांस में महिलाओं को अंततः मताधिकार कब मिला? तो फ्रांस में महिलाओं को मताधिकार 1946 में मिला था। फ्रांसीसी उपनिवेश में दास प्रथा का उन्मूलन किसके शासनकाल में हुआ? तो फ्रांसीसी उपनिवेश में दास प्रथा का उन्मूलन जैकोबिन शासन के शासन में हुआ था। फ्रांसीसी उपनिवेश में सभी दासों की
मुक्ति का कानून किस वर्ष पारित हुआ? तो फ्रांसीसी उपनिवेश में सभी दासों की मुक्ति का कानून 1794 में पारित किया गया। सेंसरशिप का अंत फ्रांस में किस वर्ष हुआ? तो सेंसरशिप का अंत फ्रांस में 1789 को हुआ था। सेंसरशिप समाप्ति के बाद क्या हुआ? तो सेंसरशिप समाप्ति के बाद अखबार, पुस्तकें, नाटक स्वतंत्र रूप से प्रकाशित होने लगे। नेपोलियन बोनापार्ट ने 1804 में क्या घोषित किया? तो फ्रांस का सम्राट घोषित किया। नेपोलियन ने यूरोप के किन क्षेत्रों में विजय यात्रा की? तो नेपोलियन ने यूरोप के पड़ोसी और यूरोपीय देशों में विजय यात्रा की। नेपोलियन द्वारा लागू किए गए कानून में क्या शामिल था? तो नेपोलियन द्वारा लागू किए गए कानून में निजी संपत्ति की सुरक्षा का अधिकार प्राप्त था। फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत क्या मानी जाती है? तो फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत स्वतंत्रता, जनवादी अधिकार को माना जाता है। फ्रांसीसी क्रांति के विचार से प्रेरित होकर किसने भारत में समाज सुधार की पहल की? तो टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय ने फ्रांसीसी क्रांति के विचार से प्रेरित होकर भारत में समाज सुधार की पहल की थी और टीपू सुल्तान जैकोबिन क्लब का सदस्य था। दास व्यापार के कारण किन उपनिवेशों के बंदरगाह फलते फूलते बने? तो बोंदे और नान्ते दास व्यापार के कारण उपनिवेश बंदरगाह में फलते फूलते बने हैं। दास प्रथा की पुनः शुरुआत किसने की? तो दास प्रथा का शुरुआत पुनः नेपोलियन ने किया। फ्रांसीसी क्रांति और नेपोलियन के कार्यों का असर कब तक दिखाई दिया? तो फ्रांसीसी क्रांति और नेपोलियन के कार्यों का असर उसकी मृत्यु के काफी समय बाद भी यूरोप में थी। फ्रांसीसी क्रांति के बाद बच्चे, महिलाओं, पुरुषों के जीवन में क्या परिवर्तन हुआ? तो स्वतंत्रता, समानता और आदर्श रोजमर्रा की जिंदगी में उतारे गए। सेंसरशिप समाप्त होने के बाद फ्रांस के नागरिकों के लिए क्या संभव हुआ? तो सेंसरशिप समाप्त होने के बाद फ्रांस के नागरिक के लिए विरोधी विचार पढ़ना, समझना संभव हुआ। तो दोस्तों, हमारा चैप्टर 1 एनसीईआरटी क्लास 9 का चैप्टर समाप्त हो चुका है। अगले अध्याय में कल मिलते हैं। नमस्कार, एनसीईआरटी कक्षा 9 की पुस्तक चैप्टर 2 में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। दोस्तों, यह एनसीईआरटी पुस्तक से लाइन बाय लाइन प्रश्न बनाया गया है। चैप्टर 2 यह क्लास 9 की पुस्तक है। तो पहला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति के बाद यूरोप में कौन से विचार तेजी से फैले? तो स्वतंत्रता, समानता के विचार फ्रांसीसी क्रांति के बाद यूरोप में फैला था। फ्रांसीसी क्रांति से पहले फ्रांस का समाज किस प्रकार विभाजित था? स्टेट और श्रेणियों में विभाजित था। उदारवादी किस प्रकार के राष्ट्र की स्थापना चाहते थे? तो उदारवादी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की स्थापना चाहते थे। उदारवादियों के अनुसार वोट का अधिकार किसे मिलना चाहिए? तो उदारवादियों के अनुसार वोट का अधिकार केवल संपन्न वर्गों को मिलना चाहिए। रेडिकल किसके पक्ष में थे? बहुमत पर आधारित सरकार के पक्ष में।
रेडिकल समूह के लोग किन विशेषाधिकारों के विरोधी थे? बड़े जमींदार और उद्योगपतियों के। 19वीं सदी किस युग का प्रतीक थी? तो गहन सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का। उदारवादी और रेडिकल दोनों किन समस्याओं का हल खोज रहे थे? बेरोजगारी और साफ सफाई की। समाजवादियों का तर्क था कि संपत्ति पर नियंत्रण किसका होना चाहिए? समाज का। इंग्लैंड के उद्योगपति रॉबर्ट ओवेन ने अमेरिका में कौन सा नया समुदाय बसाने की कोशिश की? तो इंग्लैंड के उद्योगपति रॉबर्ट ओवेन ने अमेरिका में न्यू हार्मनी समाज को बसाने की कोशिश की। फ्रांस में लुई ब्लांक किस प्रकार के उद्यमों को बढ़ावा देना चाहते थे? सामूहिक उद्यम को। कार्ल मार्क्स के अनुसार औद्योगिक समाज किस प्रकार का समाज था? पूंजीवादी समाज। मार्क्स ने भविष्य के समाज को क्या नाम दिया? साम्यवादी कम्युनिस्ट समाज। समाजवादी विचारों के प्रसार के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्था का क्या नाम था? द्वितीय इंटरनेशनल। ब्रिटेन में समाजवादियों और ट्रेड यूनियन आंदोलन ने मिलकर कौन सी पार्टी बनाई? लेबर पार्टी बनाई। जर्मनी में मजदूरों से जुड़ी प्रमुख पार्टी कौन थी? सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। फ्रांस में समाजवादियों ने कौन सी पार्टी बनाई? सोशलिस्ट पार्टी। पेरिस कम्यून 1871 किस घटना के रूप में प्रसिद्ध है? मजदूरों द्वारा सरकार स्थापित करना। रूस में समाजवादियों ने सत्ता कब हासिल की? अक्टूबर 1917 को। फरवरी 1917 की घटना में क्या हुआ था? राजशाही का पतन हुआ था। 1914 में रूस का शासक कौन था? जार निकोलस द्वितीय। 1914 में रूस के साम्राज्य में कौन कौन से क्षेत्र शामिल थे? फिनलैंड, पोलैंड, यूक्रेन, बेलारूस। रूस की अधिकांश जनता किस धर्म को मानती थी? रूसी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन को। रूस किस प्र रूस किस कृषि उत्पाद का बड़ा निर्यातक था? गेहूं का। रूस के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र कौन से थे? मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग। रूस में अधिकांश उद्योग किसके स्वामित्व में थे? उद्योगपतियों के निजी संपत्ति के रूप में थे। 1914 में फैक्ट्री मजदूरों में महिलाओं का प्रतिशत कितना था? 31%। महिला मजदूरों को पुरुष की तुलना में कितनी मजदूरी मिलती थी? आधे से 3/4 तक। 1902 में किसान विद्रोह सबसे पहले कहाँ हुआ? दक्षिण रूस में। रूस के किसान समय समय पर जमीन किस संस्था को सौंपते थे? कम्यून या मीर को। रूस में मार्क्सवादी विचारों पर आधारित पार्टी का गठन कब हुआ? 1898 में। रूस में 1898 में गठित समाजवादी पार्टी का नाम क्या था? रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्क्स पार्टी। सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी 1900 मुख्यतः किसके अधिकारों के लिए बनी थी? किसानों के अधिकारों के लिए।
सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी की प्रमुख मांग क्या थी? नवाबों की जमीन किसानों को दे दी जाए। रूसी समाजवादी कार्यकर्ता अलेक्जेंडर स्याल्यानिकोव किस बात के लिए प्रसिद्ध थे? मजदूरों को संगठित करने और गुप्त बैठकों के आयोजन करने के लिए। रूसी कारखानों में गैरकानूनी बैठक कहाँ आयोजित की जाती थी? लंच के समय, फाटक के बाहर या सीढ़ियों पर। लेनिन किसानों के बारे में किस बात से सहमत नहीं था? वे समाजवादी आंदोलन का मजबूत हिस्सा है। लेनिन के अनुसार किसान वर्ग कौन कौन से विभेद थे? तो गरीब और अमीर का विभेद था, मजदूर और पूंजीपति किसान का विभेद था। ए बी दोनों। लेनिन किस पार्टी के नेता थे? बोल्शेविक पार्टी के। लेनिन का मानना था कि जार के शासन जैसे देश में पार्टी कैसी होनी चाहिए? अत्यंत अनुशासित और नियंत्रित होनी चाहिए। मेंसिको मेंशेविकों का क्या मत था? पार्टी में सभी को सदस्यता दी जानी चाहिए। 1905 की क्रांति की शुरुआत किस घटना से हुई थी? खूनी रविवार की घटना से। खूनी रविवार की घटना मजदूरों का जुलूस किसके नेतृत्व में निकला था? पादरी गैपोन के नेतृत्व में। खूनी रविवार की घटना कहाँ हुई थी? सेंट पीटर्सबर्ग में। असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स की स्थापना कब हुई थी? 1904 में। मजदूरों ने 1904 में किन मांगों को लेकर हड़ताल की थी? काम के घंटे घटाने के लिए, वेतन वृद्धि के लिए, कार्य स्थितियों में सुधार के लिए। इन तीनों बिंदुओं के लिए हड़ताल की थी। 1905 की क्रांति के बाद जार ने क्या स्थापित करने की घोषणा की? निर्वाचित संसद, ड्यूमा। पहली ड्यूमा या निर्वाचित संसद को जार ने कितने समय बाद भंग कर दिया था? 75 दिन बाद भंग कर दिया था। दूसरी ड्यूमा को जार ने कितने महीने बाद बर्खास्त किया? 3 महीने बाद। तीसरा ड्यूमा जार ने किस प्रकार के नेताओं को शामिल किया? रूढ़िवादी नेताओं को शामिल किया। 1914 में कौन सा बड़ा युद्ध आरंभ हुआ? प्रथम विश्व युद्ध। रूस किस गुट में शामिल था? फ्रांस, ब्रिटेन और रूस। जर्मन विरोधी भावना के कारण सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर पेट्रोग्राद रखा गया था। जारीना महारानी अलेक्जेंड्रा किस देश की मूल निवासी थी? जर्मनी की। जारीना अलेक्जेंड्रा का कौन सा सलाहकार अत्यंत अलोकप्रिय था? रासपुतीन। 1914 से 1916 के बीच रूस की सेनाएं किस देशों से पराजित हुई थी? जर्मनी, ऑस्ट्रिया से। प्रथम विश्व युद्ध में रूस के कितने सैनिक मारे गए थे? 70 लाख सैनिक। युद्ध के कारण रूस में कौन से दंगे आम हो गए थे? रोटी की दुकानों पर।
सन 1917 की सर्दियों में रूस की राजधानी कौन सी थी? तो 1917 में रूस की राजधानी पेट्रोग्राद थी। पेट्रोग्राद शहर की बनावट किसके आधार पर बनी थी? सामाजिक वर्गों की विभिन्नता के आधार पर। मजदूरों के क्वार्टर और कारखाने शहर के किस भाग में थे? नेवा नदी के दाएं तट पर थे। विंटर पैलेस और सरकारी इमारतें किस तरफ थी? दाएं तट पर। 1917 की फरवरी में पेट्रोग्राद में किस चीज की भारी कमी थी? खाद्य पदार्थ की। 22 फरवरी को किस फैक्ट्री में तालाबंदी की घोषणा हुई? ट्यूटिलोप फैक्ट्री में। 23 फरवरी 1917 को क्या हुआ था? 50 फैक्ट्रियों के मजदूरों ने हड़ताल की थी। फरवरी 1917 की हड़ताल का नेतृत्व प्रायः किसने किया? महिला मजदूरों ने। 23 फरवरी को मनाए गए दिन को बाद में क्या कहा गया? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। आरंभ में आंदोलन को कौन सी पार्टी सक्रिय रूप से संचालित कर रही थी? मेंशेविक पार्टी। सरकार ने प्रदर्शन रोकने के लिए क्या कदम उठाया? कर्फ्यू लगा दिया। प्रदर्शनकारी किन नारों के साथ सड़कों पर उतरे थे? रोटी, तनख्वाह, लोकतंत्र के लिए। प्रदर्शनकारी किन नारों के साथ सड़कों पर उतरे थे? रोटी, तनख्वाह, लोकतंत्र के लिए सड़कों पर उतरे थे। कब सिपाहियों और मजदूरों ने मिलकर सोवियत संघ का गठन किया? 27 फरवरी को। पेट्रोग्राद सोवियत की स्थापना कहाँ हुई? उसी इमारत में जहां ड्यूमा की बैठक होती थी। सोवियत का क्या अर्थ था? परिषद या स्वशासी संगठन। जार निकोलस द्वितीय ने गद्दी कब छोड़ी? 2 मार्च 1917 को। फरवरी क्रांति के बाद कैसी सरकार बनी? अंतरिम सरकार। अंतरिम सरकार ने भविष्य के फैसले किस संस्था को सौंपने का निर्णय किया? संविधान सभा को। संविधान सभा का चुनाव किस सिद्धांत पर होना था? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर। अप्रैल 1917 में निर्वासित बोल्शेविक नेता कौन लौटे? लेनिन। लेनिन की अप्रैल थीसिस में क्या मांगे रखी गई? युद्ध की समाप्ति, जमीन किसानों को देनी है और बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना है। ये तीनों मांगे लेनिन की अप्रैल थीसिस में थी। लेनिन ने पार्टी का नया नाम क्या सुझाया? कम्युनिस्ट पार्टी। बोल्शेविकों के अधिकांश नेता अप्रैल थीसिस सुनकर कैसे थे? आश्चर्यचकित। जुलाई 1917 में बोल्शेविकों द्वारा आयोजित विशाल प्रदर्शन का क्या हुआ? दमन किया गया था। भूमि पुनर्वितरण के लिए किस प्रकार की समितियां बनी? भूमि समितियां बनी थी। लेनिन को किस बात की आशंका हुई जिससे उन्होंने विद्रोह की तैयारी शुरू की? अंतरिम सरकार द्वारा तानाशाही थोपे जाने की। 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन ने किसे सत्ता पर कब्जा करने के लिए तैयार किया? पेट्रोग्राद सोवियत और बोल्शेविक पार्टी को। सैनिक क्रांतिकारी समिति का नेतृत्व किसने किया? ट्रोट्स्की ने।
अक्टूबर क्रांति किस तिथि को शुरू हुई? 24 अक्टूबर को। उस समय रूस के प्रधानमंत्री कौन थे? करेंस्की। बोल्शेविक विद्रोह के समय किस युद्धपोत ने विंटर पैलेस पर बमबारी की? औरोरा। अक्टूबर 1917 की क्रांति के बाद रूस में सत्ता किसके हाथ में आई? बोल्शेविक के हाथ में। पेट्रोग्राद में अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस की बैठक में किसका समर्थन किया गया? लेनिन की नीतियों का। हमारे कैलेंडर के अनुसार अक्टूबर क्रांति किस महीने हुई थी? नवंबर में। बोल्शेविक पार्टी का नया नाम क्या रखा गया? रूसी कम्युनिस्ट पार्टी या बोल्शेविक पार्टी। बोल्शेविकों ने मकानों के संदर्भ में क्या किया? बड़े मकानों को बांटकर जरूरतमंदों को दे दिया। 1918 में सेना की वर्दी बदलने के लिए कौन सी प्रतियोगिता हुई? डिजाइन प्रतियोगिता हुई थी। नई सोवियत सेना की टोपी को क्या कहा गया? बुदियोनोवका कहा गया था सोवियत संघ की सेना की टोपी को। जर्मनी के साथ बोल्शेविकों ने कौन सी संधि की? तो जर्मनी के साथ बोल्शेविक ने बेस्ट लिटोवस्क संधि की थी। बोल्शेविक शासन के तहत रूस कैसा देश बन गया? एक दलीय सिंगल पार्टी शासन वाला देश बन गया। बोल्शेविक की गुप्तचर पुलिस का पहला नाम क्या था? बोल्शेविकों के गुप्तचर पुलिस का पहला नाम चेका था। 1919 में कम्युनिस्ट पार्टियों की अंतर्राष्ट्रीय संस्था का गठन हुआ जिसे क्या कहा गया? कॉमिनटर्न। एक गांव में समाजवादी खेती के अनुसार कम्यून में कितने परिवार थे? तो कम्यून में 15 परिवार होते थे। कम्यून में कुल कितने लोग रहते थे? 70। कम्यून की आमदनी को कैसे बांटा जाता था? काम के आधार पर। सहकारी साम्यवाद के सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या था? आय और संसाधन का समान वितरण करना। सोवियत सरकार ने महिला कामगारों के बच्चों के लिए क्या सुविधा दिया? बालवाड़ियां दी। सोवियत सरकार ने मजदूरों के लिए क्या उपलब्ध कराया? सस्ते मकान और स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराया। किस वर्ष रूस में अनाज का भारी संकट उत्पन्न हुआ? तो रूस में अनाज का भारी संकट 1927-1928 के बीच हुआ। रूस में अमीर किसानों को क्या कहा जाता था? कुलक। अनाज संकट से निपटने के लिए स्टालिन ने क्या कदम उठाया? कुलकों के घरों पर छापे मारे। सामूहिकरण का निर्णय कब लिया गया? 1929 को। कोलखोज का अर्थ क्या है? सामूहिक खेती या सामूहिक खेत। सामूहिकरण के समय किसानों ने विरोध में क्या किया? मवेशियों को मार दिया। 1929 से 1931 के बीच मवेशियों की संख्या कितनी कमी आई? 1/3। सामूहिकरण का विरोध करने वाले को
क्या सजा दी गई? देश से निकाला या श्रम शिविर? 1939 तक कितने लोगों को जेल या श्रम शिविरों में भेजा गया? 30 लाख लोगों को। यूक्रेन राज्य पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार फरवरी-मार्च 1930 में कितने लोगों को मृत्यु दंड दिया गया? 656 लोगों को। सामूहिकरण का विरोध करने वाले किसान मुख्यतः क्या चाहते थे? छीन ली गई संपत्ति लौटाई जाए। भारतीयों में सोवियत क्रांति से प्रेरणा लेने वाले कौन शामिल थे? नेहरू और रविंद्रनाथ टैगोर। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किस दशक में हुई? 1920 के दशक में। कॉमिनटर्न क्या था? बोल्शेविक समर्थक अंतर्राष्ट्रीय संगठन था। 1933 में लिखे पत्र में सोवियत बालक ने किससे सहायता की अपील की थी? स्टालिन से। सोवियत संघ में कुलुक शब्द का अर्थ क्या था? अमीर किसान। शौकत उस्मानी ने सोवियत संघ में किस बात की प्रशंसा की? जाति और धर्म के भेदभाव की अनुपस्थिति। तो दोस्तों, कक्षा 9 एनसीईआरटी पुस्तक से लाइन बाय लाइन प्रश्न बनाया गया था, जो कि समाप्त हो चुका है। लगभग 125 प्रश्न बने थे। आशा है आप सबको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनसीईआरटी कक्षा 9 की पुस्तक से लाइन बाय लाइन प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, हेलमुट कौन था? हेलमुट 11 वर्षीय जर्मन लड़का था। हेलमुट के पिता का पेशा क्या था? हेलमुट के पिता चिकित्सक थे। हेलमुट के पिता किस बात से भयभीत थे? मित्र राष्ट्रों द्वारा प्रतिशोध से। हेलमुट के पिता ने आत्महत्या किस प्रकार की? गोली मारकर। हेलमुट के पिता ने आत्महत्या किस प्रकार की? तो गोली मारकर कर ली। हेलमुट की याद में क्या बात सबसे गहराई से दर्ज रही? पिता की खून से सनी वर्दी का जलाया जाना। हेलमुट के पिता किस राजनीतिक दल के समर्थक थे? नात्सी दल के। नात्सी दल का नेता कौन था? हिटलर। मई 1945 में जर्मनी ने किसके सामने आत्मसमर्पण किया? सोवियत संघ के सामने। हिटलर और उसके प्रचार मंत्री ने आत्महत्या कहाँ की? बर्लिन के बंकर में। हिटलर के प्रधानमंत्री का नाम क्या था? ग्योबल्स। नात्सी अपराधियों पर मुकदमा चलाने के लिए कौन सी अदालत बनाई गई थी? न्यूरेमबर्ग अदालत। नात्सी शासन के दौरान कितने यहूदियों की हत्या की गई थी? 60 लाख यहूदियों की। जर्मनी के किन नागरिकों को भी नात्सियों ने मारा जो अपंग घोषित किए गए थे? जर्मन के कितने नागरिकों को भी नात्सियों ने मारा जो अपंग घोषित किए गए थे? तो शारीरिक रूप से कमजोर नागरिकों को लगभग 70,000 को मार दिया गया था। नात्सियों ने यहूदियों और
अन्य लोगों को मारने के लिए किस प्रकार के शिविर बनाए? तो बस औशविट्स और कत्लखाने बनाए थे। औशविट्स शिविर में लोगों को किस तरीके से मारा जाता था? गैस चैम्बर में रखकर। न्यूरेमबर्ग अदालत ने कितने प्रमुख नात्सियों को फांसी की सजा दी? 11। औशविट्स शिविर में लोगों को किस तरीके से मारा जाता था? गैस चैम्बर में डालकर। न्यूरेमबर्ग अदालत ने कितने प्रमुख नात्सियों को फांसी की सजा दे दी? 11। मित्र राष्ट्रों में शुरू में कौन से देश शामिल थे? तो मित्र राष्ट्र में शुरू में ब्रिटेन और फ्रांस शामिल थे। बाद में मित्र राष्ट्र में कौन से देश शामिल हुए? रूस और अमेरिका शामिल हुए। नात्सी शब्द किस शब्द से बना है? नात्सी यूनाल शब्द से बना है। हिटलर की पार्टी का पूरा नाम क्या था? जर्मन नेशनल सोशलिस्ट वर्कर्स पार्टी। पहले विश्व युद्ध में जर्मनी ने किसके साथ मिलकर युद्ध लड़ा था? ऑस्ट्रियाई साम्राज्य के साथ। पहले विश्व युद्ध की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1914 में। अमेरिका किस वर्ष मित्र राष्ट्रों में शामिल हुआ? 1917 में अमेरिका शामिल हुआ था। जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने आत्मसमर्पण कब किया? नवंबर 1918 को। वाइमर गणराज्य का संविधान कहाँ पारित किया गया? वाइमर में। नई संसद को क्या कहा गया? स्टाइक। वाइमर गणराज्य में किसे मतदान का अधिकार मिला? सभी वयस्क नागरिकों और औरतों को मतदान का अधिकार मिला। वर्साई की संधि किस वर्ष हुई? 1919 को। वर्साई की संधि किसके बीच हुई थी? जर्मनी और मित्र राष्ट्रों के बीच। वर्साई संधि के तहत जर्मनी को कितने प्रतिशत भूभाग छोड़ना पड़ा? 13%। वर्साई संधि के तहत जर्मनी की कितनी आबादी छीनी गई? 10%। जर्मनी से कौन कौन से संसाधन छीने गए? 75% लौह भंडार और 26% कोयला का भंडार। जर्मनी पर कितने पाउंड का हर्जाना लगाया गया? 6 अरब पाउंड का। वार गिल्ड्स क्लॉज का क्या अर्थ था? युद्ध के लिए जर्मनी को जिम्मेदार ठहराना। राइनलैंड पर किसका कब्जा रहा? फ्रांस और मित्र राष्ट्रों का। पहले विश्व युद्ध के बाद यूरोप में क्या कहा जाने लगा? कर्जदार महाद्वीप। पहले विश्व युद्ध के बाद यूरोप को क्या कहा जाने लगा? कर्जदार महाद्वीप कहा जाने लगा। वाइमर गणराज्य के समर्थक कौन थे? समाजवादी, कैथोलिक और डेमोक्रेट। रूढ़िवादी राष्ट्रवादियों ने वाइमर समर्थकों को क्या कहा? नवंबर के अपराधी। पहले विश्व युद्ध के बाद सैनिकों को कैसा सम्मान मिला? उपेक्षा। युद्ध में लड़ने वाले सैनिकों की स्थिति कैसी थी? बहुत दयनीय थी। वाइमर गणराज्य की स्थापना के समय रूस में कौन सी क्रांति हुई? बोल्शेविक क्रांति। जर्मनी में बोल्शेविक क्रांति की तर्ज पर कौन सा संगठन सक्रिय था? स्पार्टकिस्ट लीग। स्पार्टकिस्ट विद्रोह को
किसकी मदद से दबाया गया? फ्री कोर की मदद से। स्पार्टकिट्स विद्रोह के बाद कौन सी पार्टी बनी? कम्युनिस्ट पार्टी। 1923 में जर्मनी ने किस बात से इनकार किया? हर्जाना और कर्ज चुकाने से। फ्रांस ने प्रतिशोध में जर्मनी के किस क्षेत्र पर कब्जा किया? रूर क्षेत्र पर। 1923 में जर्मनी में किस प्रकार का संकट आया? अति मुद्रास्फीति हुआ। जर्मन मुद्रा मार्क का मूल्य 1923 में कैसा हो गया था? तेजी से गिर गया। जर्मन नागरिकों को रोटी खरीदने के लिए क्या करना पड़ता था? नाटों से भरी गाड़ियां ले जाना पड़ता था। इस संकट से जर्मनी को उबारने के लिए किस योजना का निर्माण हुआ? डब्स योजना का निर्माण हुआ था। हिटलर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1889 में ऑस्ट्रिया में हुआ था। हिटलर ने पहले विश्व युद्ध के दौरान क्या कार्य किया था? संदेशवाहक का कार्य किया था। हिटलर किस पार्टी से जुड़ा था? सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी से। नेशनल सोशलिस्ट पार्टी को बाद में किस नाम से जाना गया? तो नेशनल सोशलिस्ट पार्टी को बाद में नाज़ी पार्टी के रूप में जाना गया। हिटलर ने सत्ता पर कब्जा करने की पहली कोशिश कब की थी? 1923 को। हिटलर को किस वर्ष जर्मनी का चांसलर बनाया गया? 1933 को। हिटलर ने सत्ता पर कब्जा करने की पहली कोशिश कब की थी? तो हिटलर ने सत्ता पर कब्जा करने की पहली कोशिश कब की थी? 1923 में की थी। जर्मन संसद भवन में अग्निकांड कब हुआ था? फरवरी 1933 को। अग्नि अध्यादेश के तहत क्या किया गया? नागरिक अधिकार निलंबित कर दिया गया। इनेबलिंग एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? इनेबलिंग एक्ट 1933 में पारित हुआ था। इनेबलिंग एक्ट ने हिटलर को क्या अधिकार प्रदान किया? अध्यादेशों के माध्यम से शासन करने का। हिटलर ने अर्थव्यवस्था सुधारने की जिम्मेदारी किसे सौंपी? हयालमार शाख्त को। एक जन एक साम्राज्य एक नेता, यह नारा किसने दिया? हिटलर ने। हिटलर ने किस देश को 1938 में जर्मनी में मिला लिया? ऑस्ट्रिया को। हिटलर ने किस वर्ष पोलैंड पर हमला किया? 1939 को। हिटलर ने किस वर्ष पोलैंड पे हमला किया? 1939 को। जर्मनी, इटली और जापान के बीच त्रिपक्षीय संधि कब हुआ? तो जर्मनी, इटली, जापान के बीच त्रिपक्षीय संधि 1940 में हुआ था। लिविंग स्पेस का क्या अर्थ है? रहने और संसाधन जुटाने की जगह। हिटलर ने किस देश पर हमला करके सबसे बड़ी भूल की? सोवियत संघ या रूस पर। दूसरे विश्व युद्ध का अंत कब हुआ? मई 1945 को। नात्सी विचारधारा किसके विश्व दृष्टिकोण का पर्यायवाची थी? हिटलर के। नात्सियों के अनुसार कौन सी नस्ल सर्वोच्च थी? नॉर्डिक जर्मन आर्य। नात्सियों की दृष्टि में कौन सबसे निम्न था? यहूदी। ब्लॉन्ड शब्द का प्रयोग किन लोगों से लिया गया था? नीली आंखें और सुनहरे बालों वाले लोगों से। हिटलर की नस्ली सोच किन विचारकों के सिद्धांत पर आधारित थी? चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर के सिद्धांत पर। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का सिद्धांत किसने दिया? स्पेंसर ने।
डार्विन के सिद्धांत में इंसानी हस्तक्षेप की वकालत की गई थी, नहीं की गई थी। नात्सियों के अनुसार कौन सी नस्लें नष्ट हो जानी चाहिए थी? कमजोर नस्लें। लेब्रेंसराउन का अर्थ क्या होता है? लेब्रेंसराउन का अर्थ जीवन क्षेत्र होता है। लेब्रेंसराउन अवधारणा का उद्देश्य क्या था? अधिक से अधिक क्षेत्र पर कब्जा करना। हिटलर सबसे पहले किस देश पर कब्जा करना चाहता था? ऑस्ट्रिया पर। नात्सी शासन का उद्देश्य किस प्रकार का समाज बनाना था? शुद्ध आर्य समाज। यूथेनेजिया कार्यक्रम का संबंध था अशुद्ध या असमान लोगों की हत्या से। हिटलर किन लोगों को अवांछित मानता था? यहूदी, जिप्सी, अश्वेत और रूसी को। जिप्सी समुदाय के प्रमुख दो समूह कौन से थे? सिंती और रोमा। यहूदियों को अलग थलग बस्तियों में कहाँ रखा जाता था? घेटों में। घेटो शब्द का क्या अर्थ है? किसी समुदाय को दूसरे समुदाय से अलग थलग रखना। सूदखोर शब्द का प्रयोग यहूदियों के लिए क्यों किया जाता था? क्योंकि वे अधिक ब्याज लेते थे। नात्सियों ने 1933 से 1938 के बीच यहूदियों के साथ क्या किया? उन्हें आतंकित कर समाज से अलग कर दिया। 1939 से 1945 में यहूदियों को कहाँ इकट्ठा कर मारा गया? गैस चैम्बरों में। नात्सियों ने सबसे पहले किन समाज को खत्म करना शुरू किया? तो नात्सियों ने सबसे पहले अवांछित समाजों को खत्म करना शुरू किया। नात्सियों के अनुसार कौन अवांछित माने जाते थे? तो अवांछित शुद्ध और स्वस्थ नार्डिक आर्य को मानते थे। नात्सियों ने पोलैंड के लोगों को किस प्रकार प्रयोग किया? गुलाम और श्रमिक के रूप में। नात्सियों ने पोलैंड के बुद्धिजीवियों के साथ क्या किया? उसे मार दिया। पोलैंड के बच्चों की नस्ल जांच का उद्देश्य क्या था? आर्य बच्चों की पहचान करना। जर्नल गवर्नमेंट क्षेत्र क्या था? जर्मन शासन केंद्र। मेन काम्फ पुस्तक किसने लिखी? हिटलर ने। हिटलर की दृष्टि में जीवन का अधिकार किसके पास था? तो हिटलर की दृष्टि में जीवन का अधिकार केवल ताकतवर के पास होता था। नात्सी जर्मनी में बच्चों को स्कूली व्यवस्था के माध्यम से किसके प्रति वफादार बनाया जा रहा था? एडोल्फ हिटलर के प्रति। नात्सी स्कूलों में किस तरह के शिक्षकों को पहले नौकरी से हटाया गया और बाद में मौत के घाट उतारा गया? यहूदी, राजनीतिक रूप से अविश्वसनीय दिखने वाले शिक्षकों। नात्सी पाठ्यक्रम में नस्ल विज्ञान क्यों जोड़ा गया था? नस्ल के बारे में प्रचारित नात्सी विचारों को सही ठहराने के लिए। हिटलर के अनुसार मुक्केबाजी का प्रशिक्षण बच्चों में किस गुण को बढ़ाता था? फौलादी दिल, ताकत और मर्दानगी को। युंग फोक किस आयु के बच्चों के लिए नात्सी युवा संगठन था? पाठ के अनुसार 14 वर्ष और उससे अधिक के बच्चों के लिए। किस आयु तक लड़कों को हिटलर यूथ में जाना अनिवार्य माना? तो हिटलर यूथ में जाना अनिवार्य माना था 14 साल के बच्चों को। पाठ के अनुसार 1933 तक हिटलर यूथ या नात्सी युवा संगठन में लगभग कितने बच्चे शामिल थे? 12.5 लाख या 1.25 मिलियन से अधिक। नात्सियों ने सामूहिक हत्याओं और निर्गमन को सामान्य शब्दों में किस प्रकार छिपाया या बोलना पसंद किया? अंतिम समाधान, संक्रमित मुक्ति, इवैक्यूएशन
जैसे कोड शब्दों में कहा गया। नाज़ी विचारधारा के मुताबिक औरतों का सामाजिक कर्तव्य क्या बताया जाता था? अच्छी मां बनना और शुद्ध आर्य रक्त वाले बच्चे को जन्म देना, पालन पोषण करना। हिटलर द्वारा बच्चों के लिए ली जाने वाली शपथ का मुख्य भाव क्या था? अपनी सारी ऊर्जा और शक्ति एडॉल्फ हिटलर और देश के लिए समर्पित करना। किस वर्ष हिटलर जर्मनी का चांसलर बना? तो 1933 में जर्मनी का चांसलर हिटलर बना था। सितंबर 1941 में एक नया कानून आने पर यहूदियों को क्या पहनना पड़ता था? डेविड का तगमा, डेविड का तमगा पहनना पड़ता था। मातृत्व के लिए किस तरह के इनाम या तमगे नात्सियों ने तय किए थे? 4 बच्चे प्रकाश्य, 6 पर चांदी और 8 से अधिक पर सोना का तमगा दिया जाता था। नात्सी प्रचार नेता किस किस माध्यम का प्रयोग करते थे? तस्वीर, फिल्में, रेडियो, पोस्टर और नारों का व्यापक प्रयोग करते थे। निम्न में से किस वाक्य का उल्लेख पाठ में रॉबर्ट ले या जर्मन लेबर फ्रंट के हवाले से हुआ है? हम तभी से काम शुरू कर देते हैं जब बच्चा 3 साल का होता था, बचपन से ही उन्हें पकड़ा जाता था। तो दोस्तों, हमारा क्लास 9 का NCERT लाइन बाय लाइन चैप्टर 3 समाप्त हो चुका है। मिलते हैं अगले चैप्टर में कल। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं NCERT क्लास लाइन बाय लाइन प्रश्न हिस्ट्री। तो आज हम हिस्ट्री का चैप्टर 4 वन्य समाज और उपनिवेशवाद का प्रश्न करने वाले हैं। तो चलते हैं पहला प्रश्न की तरफ। तो हमारा पहला प्रश्न है, चॉकलेट में इस्तेमाल होने वाला तेल किससे प्राप्त होता है? तो चॉकलेट में इस्तेमाल होने वाला तेल साल के बीज से प्राप्त होता है। चमड़ा बनाने में खाल से कौन सा पदार्थ प्रयोग में आता है? तो चमड़ा बनाने में खाल से कौन सा पदार्थ प्रयोग में आता है? तो वह होता है टैनिन, चर्मशोधक इसे बोलते हैं। जंगलों की विविधता में कितनी अलग अलग प्रजातियां एक ही हिस्से में मिल सकती है? जैसे अमेज़न या पश्चिमी घाट, तो इसमें 250 अलग अलग प्रजातियां मिल सकती है। 1700 से 1995 के बीच औद्योगिक इस्तेमाल, खेतीबाड़ी और ईंधन के लिए कितने क्षेत्रफल में जंगल साफ किए गए? तो 1700 से 1995 के बीच औद्योगिक इस्तेमाल के लिए और खेतीबाड़ी के लिए और ईंधन के लिए 139 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के जंगल को साफ किया गया। 1700 से 1995 के बीच साफ किए गए जंगलों का दुनिया के कुल क्षेत्रफल में प्रतिशत कितना था? तो 9.3% था। सन 1600 में हिंदुस्तान के कुल भूभाग का कितना हिस्सा खेती में उपयोग में था? 1/3। औपनिवेशिक काल में जंगलों की कटाई क्यों तेजी से हुई? क्योंकि खेती के विस्तार और राजस्व को बढ़ावा देने के लिए। 1800 से 1920 के बीच खेती योग्य जमीन के क्षेत्रफल में कितनी बढ़त हुई? तो 67 लाख हेक्टेयर की बढ़त हुई। अमेरिकी लेखक रिचर्ड हार्डिंग ने 1896 में हंडुरास के बारे में क्या कहा?
तो अमेरिकी लेखक रिचर्ड हार्डिंग ने 1896 में हंडूस रास के बारे में क्या कहा? तो रिचर्ड हार्डिंग ने कहा कि यह भूमि गैर विकसित थी और इसे महान शक्ति के हाथों में देना चाहिए। बनाना रिपब्लिक किसका नाम है? तो मध्य अमेरिका में यूनाइटेड फ्रूट कंपनी के प्रभाव वाले देश का नाम है बनाना रिपब्लिक। सिंह भूमि के जंगल में साल के पेड़ों का उपयोग किसके लिए किया जाता था? तो रेल की पटरी के लिए, स्लीपर बनाने के लिए सिंह भूमि में साल के वृक्षों का उपयोग किया जाता था। उपनिवेशकों के बीच कौन सा विचार लोकप्रिय था? जमीन पर कब्जा करके उसे खेती योग्य बनाना। यूनाइटेड फ्रूट कंपनी ने मध्य अमेरिका में किसकी फसल को व्यापक पैमाने पर उगाना शुरू किया? केले की। रिचर्ड हार्डिंग के अनुसार मध्य अमेरिकी लोग किस तरह दिखाए गए हैं? असभ्य बर्बरों के गिरोह जैसे दिखाए गए हैं। 19वीं सदी की शुरुआत तक इंग्लैंड में कौन से जंगल लुप्त होने लगे थे? तो बलूत या ओक के जंगल विलुप्त होने लगे थे। इंग्लैंड में बलूत के जंगल लुप्त होने का मुख्य कारण क्या था? शाही नौसेना के लिए लकड़ी की आपूर्ति की आवश्यकता था। 1820 के दशक में खोजी दस्ते हिंदुस्तान क्यों भेजे गए? वन संपदा का अन्वेषण और लकड़ी की आपूर्ति के लिए। 1 मील लंबी रेल पटरी के लिए लगभग कितने स्लीपर की आवश्यकता होती थी? 1700 से 2000 स्लीपर की। 1850 के दशक में मद्रास प्रेसिडेंसी में प्रतिवर्ष कितने पेड़ स्लीपरों के लिए काटे जाते थे? 35,000। औपनिवेशिक दौर में जंगलों और लकड़ी के गोदामों में भारी भार उठाने के लिए कौन से जानवर का इस्तेमाल होता था? हाथी का। 1946 तक भारत में रेल लाइन की कुल लंबाई कितनी थी? 25,500 किलोमीटर। मुल्तान और सुक्कूर के बीच बनाई जाने वाली इंडस वैली रेलवे की लंबाई कितनी थी? तो 100 मील थी। 1 मील रेल पटरी के लिए औसतन कितने स्लीपर की आवश्यकता होती थी? 1760 से 2000 स्लीपर की। 6 लाख स्लीपर कितने क्यूबिक फीट लकड़ी के बराबर है? तो यह 3 लाख क्यूबिक फीट के बराबर है। स्लीपर मुख्य रूप से किन जंगलों से आते थे? सिंध और पंजाब के जंगलों से। एक पेड़ से कितने स्लीपर बन सकते थे? 1 या 2। स्लीपर और ईंधन के लिए लकड़ी इकट्ठा करने के लिए वन विभाग ने सबसे पहले क्या बनाया? चौड़ी सड़क बनाया। नॉर्दर्न स्टेट रेलवे लाहौर से मुल्तान तक बनाई गई लाइन के लिए कुल कितने स्लीपर की आवश्यकता थी? 15 लाख। रेल पटरी के लिए लकड़ी का इस्तेमाल मुख्य रूप से किन उद्देश्य के लिए किया जाता था? ईंधन और स्लीपर के लिए। यूरोप में चाय, कॉफी, रबर की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए क्या बनाया गया? बागान। अंग्रेजों ने जंगल के संरक्षण के लिए किस जर्मन विशेषज्ञ को नियुक्त किया? डाइट्रिच ब्रेडिस को।
ब्रैडिस ने जंगलों के संरक्षण के लिए क्या सुझाव दिया? लोगों को संरक्षण विज्ञान में प्रशिक्षित करना और कानूनी नियम बनाना। 1864 में भारत में किस सेवा की शुरुआत हुई? भारतीय वन सेवा की। 1906 में देहरादून में किस संस्था की स्थापना हुई? इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की। वैज्ञानिक वानिकी के तहत क्या किया जाता था? पुराने पेड़ काटकर उसकी जगह नए पेड़ लगाए जाते थे। 1865 के वन अधिनियम में जंगलों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया? 3 श्रेणी में। सबसे अच्छे जंगलों को वन अधिनियम में किस श्रेणी में रखा गया? आरक्षित वन। ग्रामीण केवल किन वनों से घर बनाने या ईंधन के लिए लकड़ी ले सकते थे? सुरक्षित या ग्रामीण वनों से। भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई? 1864 में। भारतीय वन अधिनियम कब लागू हुआ? 1865 में। इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ और कब हुई? देहरादून 1906 में हुई। 1872 और 1927 के संशोधनों के बाद जंगलों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया? 3 श्रेणियों में। महुआ के पेड़ से क्या क्या प्राप्त किया जा सकता था? फूल, बीज और तेल। वन विभाग ने किन पेड़ों को प्रोत्साहित किया और क्यों? सौगान, कसाल, सागौन और साल। जहाजों और रेलवे के लिए इमारती लकड़ी। तेंदू के पत्तों की बिक्री किसके लिए महत्वपूर्ण थी? गांव वालों की आय के लिए महत्वपूर्ण थी। वन अधिनियम के बाद ग्रामीणों की कौन सी गतिविधियां गैर कानूनी हो गई? तो घर के लिए लकड़ी काटना, पशुओं को चराना, कंद मूल फल इकट्ठा करना, ये सभी। घुमंतू खेती में जंगल की जमीन का क्या किया जाता था? तो बारी बारी से काटा और जलाया जाता था, फिर फसल बोई जाती थी। घुमंतू खेती में जमीन कितने समय के लिए परती छोड़ दी जाती थी? तो 3 या 5 साल के लिए परती छोड़ी जाती थी। घुमंतू खेती में किस प्रकार की फसलें उगाई जाती थी? मिश्रित फसलें जैसे ज्वार, बाजरा, कसाव, मक्का और फलियां। यूरोपीय वन रक्षकों का घुमंतू खेती के प्रति दृष्टिकोण क्या था? यह जंगलों के लिए नुकसानदेह थी। टेंगिया खेती में किसान किसकी सहायता से धान बोते थे? लोहे के घोर वाले लंबे बांस से। घुमंतू खेती पर रोक लगाने का मुख्य कारण क्या था? सरकार के लिए लगान का हिसाब रखना मुश्किल होना। नए वन कानूनों से लोगों को शिकार का परंपरागत अधिकार क्यों नहीं मिला? क्योंकि वन विभाग ने सभी जानवरों को संरक्षित कर दिया। बांस के ट्रैप का उपयोग बच्चे किसके लिए करते थे? मछली पकड़ने के लिए करते थे। 1875 से 1925 के बीच इनाम के लालच में कितने बाघ मारे गए थे? 1.5 लाख। अंग्रेज अधिकारियों की नज़र में बड़े जानवरों का क्या अर्थ था? जंगली, बर्बर और आदि समाज के प्रतीक। जॉर्ज यूले नामक अंग्रेज अफसर ने कितने बाघ मारे? 400। बैगा समुदाय ने घुमंतू खेती पर रोक लगाने के बाद क्या कहा? हमें पर्याप्त भोजन और जमीन का अधिकार नहीं मिला, ये कहा था। जंगलों पर नियंत्रण स्थापित होने से अधिकांश लोगों का क्या नुकसान हुआ?
पारंपरिक पेशे और जीवन शैली में हानि हुई। ब्राजील अमेज़न में मुनदुरुकु समुदाय ने रबर के लिए कौन सा पदार्थ एकत्र करना शुरू किया? तो लैक्टेस एकत्र करना शुरू किया था। हिंदुस्तान में आदिवासी समुदायों द्वारा किसके व्यापार के सबूत मध्यकाल से मिलते हैं? तो हाथियों और अन्य सामान जैसे खाल, सींग, रेशम और बांस। मद्रास प्रेसिडेंसी के कोरावा, कराचा, येरुकुला जैसे समुदायों के लिए क्या हुआ? उसकी जीवन छीन ली गई और कुछ को अपराधी कबीले कहा गया। झारखंड के संथाल और उराव तथा छत्तीसगढ़ के गोंड आदिवासियों को असम के चाय बागानों में किस लिए भर्ती किया गया? चाय बागानों में मजदूरी करने के लिए। पेरुवियन रबर कंपनी के पुट्टुमायो क्षेत्र में रबर का संग्रह किस पर निर्भर था? स्थानीय इंडियनों की बेगार पर। 1900 से 1912 के बीच पुट्टुमायो में रबर उत्पादन के कारण स्थानीय इंडियन आबादी में क्या हुआ? तो यंत्रणा, रोग और पलायन के कारण 30,000 की गिरावट हुई। रबर कंपनी के मैनेजर ने उन इंडियनों के साथ क्या किया जो आदेश का पालन नहीं कर रहे थे? उन्हें मारा और उनकी लाशों को जलाया। संथाल परगना, छोटा नागपुर और आंध्र प्रदेश में किसके नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ आदिवासी आंदोलन हुए? बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू और अल्लूरी सीताराम राजू। बस्तर छत्तीसगढ़ के किस हिस्से में स्थित है? दक्षिण में गोदावरी का मैदान और उत्तर में छत्तीसगढ़ का मैदान। बस्तर में कौन कौन आदिवासी समुदाय रहते थे? मारिया, मुरिया गोंड, धुरबा, भतरा और हलवा रहते थे। यदि एक गांव के लोग दूसरे गांव के जंगल से लकड़ी लेना चाहते हैं तो क्या करते थे? देवसारी, दांड या मान के रूप में छोटा शुल्क अदा करते थे। बस्तर रियायत 1947 में किसमें मिला दी गई? तो मध्य प्रदेश का बस्तर जिला में मिला दी गई। बस्तर रियासत 1947 में किसमें मिला दी गई? तो मध्य प्रदेश का बस्तर जिला में मिला दिया गया। 2000 में बस्तर क्षेत्र को किस तरह विभाजित किया गया? कांकेर, बस्तर और दांतेवाड़ा जिले में। 1905 में औपनिवेशिक सरकार ने बस्तर के जंगल के लिए कौन से प्रस्ताव रखे थे? तो जंगल के 2/3 हिस्सों को आरक्षित करना, घुमंतू खेती करना, शिकार व वन उत्पादों पर पाबंदी लगाना। आरक्षित वन में रहने वाले गांवों के लिए कौन सी शर्त रखी गई? पेड़ों की कटाई और ढुलाई का काम मुफ्त करना और जंगलों को आग से बचाना। 1899 से 1900 और 1907 से 1908 में क्या घटनाएं हुई? भयानक अकाल पड़ा। बस्तर में आरक्षण से सबसे पहले किस समुदाय पर प्रभाव पड़ा? धुरवा समुदाय पर। इस आंदोलन से धुरमा समुदाय का अहम व्यक्ति कौन माना जाता है? गुंडाधुर माना जाता है। मिशनरी विलियम बोर्ड ने बगावत के दौरान क्या लिखा? तो पुलिस, व्यापारियों, जंगल के अर्धलियों, स्कूल मास्टर और प्रवासियों का हुजूम चारों तरफ से जगदलपुर में आ रहा था।
भेड़िया ने बागवानी के इस घटना में कितने लोगों को इकट्ठा किया? 400। भोरिया ने बागवानी के इस घटना में कितने लोगों को इकट्ठा किया? 400 लोगों को। भीड़ ने किस तरह की कुर्बानी दी? तो बकरों की कुर्बानी दी। भीड़ ने स्टेट रिजर्व पुलिस के हेड कांस्टेबल और 4 कांस्टेबल के साथ क्या किया? उन्हें मार डाला। इस घटना का विवरण किसने लिखा? तो इसका विवरण डेब्रेट, पॉलिटिकल एजेंट, छत्तीसगढ़ फ्यूडेटरी स्टेट ने लिखा। पोदियामी तोकेली ने बुजुर्गों को क्या बताया? तो पोदियामी तोकेली ने बुजुर्गों को बताया कि अंग्रेजों ने जमीन लेना शुरू कर दिया है। नंदरासा के चेंडू ने कौन कौन से नेताओं का नाम लिया? तो बुध माझी, हरचंद नाइक और भोरिया माझी का नाम लिया। 1970 के दशक में विश्व बैंक ने किसके लिए प्रस्ताव रखा? कागज उद्योग के लिए लुगदी उपलब्ध कराने के लिए। विश्व बैंक की परियोजना क्यों रोकी गई? स्थानीय पर्यावरणविदों के विरोध के कारण रोकी गई। जावा को आजकल किसके लिए जाना जाता है? चावल उत्पादक द्वीप के लिए। 1600 में जावा की अनुमानित आबादी कितनी थी? 20 लाख। जावा में कौन कौन से लोग कुशल लकड़हारे और घुमंतू किसान थे? कलांग। 1755 में जावा की माताराम रियासत बंटने पर कितने कलांग परिवारों को बांटा गया? 6000। कलांग समुदाय का महत्व किस वजह से आंका जा सकता है? उनके कौशल के बगैर सागौन की कटाई कर राजाओं के महल बनाना मुश्किल था। 19वीं सदी में डच उपनिवेशकों ने जावा में क्या लागू किया? वन कानून लागू कर ग्रामीणों की जंगल तक पहुंच पर बंदिशें लगाई। 1882 में अकेले जावा से कितने स्लीपरों का निर्यात किया गया? 2,80,000। कुछ गांवों को लगान से मुक्त करने की शर्त क्या थी? तो सामूहिक रूप से पेड़ काटने और लकड़ी ढोने के लिए भैंस मुफ्त में उपलब्ध कराना। इस व्यवस्था को क्या कहा जाता था? ब्लेंडोंग डीएंट स्टेन कहा जाता था। 1890 के आसपास सागौन के जंगल में कौन चुनौती पेश करने लगा? सामिन। यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर डर्क वान होटेनड्रॉप ने जावा के जंगल के बारे में क्या कहा? उचित प्रबंधन और देखरेख के साथ जंगल कभी खत्म नहीं होंगे कहा था। जावा में डचों ने जापानियों के कब्जे से पहले कौन सी नीति अपनाई? भस्म कर भागो की नीति अपनाई। भस्म कर भागो की नीति के तहत क्या किया गया? आरा मशीनों और सागौन के लट्ठों के ढेर जला दिए गए। मिजोरम से केरल तक घने जंगल क्यों बच पाए? ग्रामीणों ने इन्हें पवित्र बगीचा समझकर रक्षा की। 80 के दशक के बाद जंगल संरक्षण के लिए क्या प्राथमिक लक्ष्य बन गया? जंगलों का संरक्षण करना। दोस्तों, हमारा चैप्टर क्लास 9 इतिहास का चैप्टर 4 समाप्त हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 5 लेकर। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं कक्षा 9 की पुस्तक हिस्ट्री से लाइन बाय लाइन प्रश्न। तो चलते हम चैप्टर 5 आधुनिक विश्व में चरवाहे। तो पहला प्रश्न है हमारा दोस्तों, बुग्याल
बुग्याल किसे कहा जाता है? तो बुग्याल ऊंचे पहाड़ों पर स्थित विशाल प्राकृतिक चारागाह को कहा जाता है। बुग्याल किस ऊंचाई पर स्थित होते हैं? 12,000 फुट या उससे अधिक ऊंचाई पर स्थित होते हैं। बुग्याल में किस मौसम में घनी हरियाली छा जाती है? तो मानसून के समय। घुमंतू चरवाहे किसे कहा जाता है? तो घुमंतू चरवाहे जो रोजी रोटी की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह घूमते हैं उसे कहा जाता है। गुज्जर बकरवाल समुदाय किस राज्य से संबंधित है? जम्मू कश्मीर से। गुज्जर बकरवाल बकरवाल किस प्रकार के पशु पालते हैं? भेड़ और बकरी। जाड़ों में गुज्जर बकरवाल किस क्षेत्र में चले जाते हैं? शिवालिक की निचली पहाड़ी में। गर्मियों में गुज्जर बकरवाल किस दिशा में जाते हैं? उत्तर में। गुज्जर बकरवाल कश्मीर की घाटी में कैसे पहुंचते थे? तो पीर पंजाल दर्रों को पार करके। गद्दी समुदाय किस राज्य में पाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में। गद्दी समुदाय किस प्रकार की चरवाही करता है? भेड़ बकरी की चरवाही। गद्दी लोग गर्मियों में कहाँ जाते हैं? लाहौल और स्पीति में। 1850 के दशक में कांगड़ा के गुजरों का वर्णन किसने किया था? जीसी वार्स ने किया था। जीसी वार्स के अनुसार गुर्जर किससे अपना जीवन यापन करते थे? दूध, घी और मवेशी से मिलने वाली चीजों की बिक्री से। गुज्जर मंडप किससे बनाए जाते हैं? रिंगल, पहाड़ी बांस और घास से बनाए जाते हैं। गुज्जर मंडप किस ऊंचाई पर होते हैं? 5,000 से 6,000 फुट की ऊंचाई पर। इस अध्याय में भारत के बाद किस क्षेत्र में चरवाहों का अध्ययन किया गया है? अफ्रीका में। गढ़वाल और कुमाऊं के बहुत से गुज्जर मूलतः कहाँ से आए थे? जम्मू से। हिमालयी चरवाहों का साल में चारागाह बदलने का मुख्य कारण था मौसम के अनुसार चारागाहों की उपलब्धता। भोटिया, शेरपा, किन्नौरी समुदाय किस प्रकार के लोग थे? मौसमी चरवाहे थे। भावर किसे कहते हैं? तो निचली पहाड़ी के आसपास का सूखा जंगल को कहते हैं। धंगर समुदाय किस राज्य का प्रसिद्ध चरवाहा समुदाय है? महाराष्ट्र का। धंगर समुदाय मुख्य रूप से क्या करते थे? भेड़ बकरी पालते थे। धंगर गरारिये मानसून के समय कहाँ रहते थे? महाराष्ट्र के मध्य पठारों में। धंगर गगरिये खरीफ की कटाई के बाद कहाँ चले जाते थे? पश्चिम की ओर कोंकण के इलाके में चले जाते थे। कोंकण के किसान धंगर चरवाहों का स्वागत क्यों करते थे? उनके मवेशियों से खेतों को खाद मिलती थी। मानसून की बारिश शुरू होते ही धंगर कहाँ लौट जाते थे? तो मध्य पठारों की ओर। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में गोल्ला समुदाय किस पशु का पालन करता था? गाय भैंस का। कर्नाटक के कुरुमा और कुरुबा समुदाय क्या करते थे? तो भेड़ बकरी पालना और हाथ से बुने कंबल बेचना। बंजारे मुख्यतः किस कार्य से जुड़े थे? तो व्यापार और आवागमन से बंजारे जुड़े थे। रायका समुदाय किस राज्य में पाया जाता है? राजस्थान में।
रायका समुदाय का प्रमुख पशु कौन था? ऊंट। रायका चरवाहे अक्टूबर के बाद क्या करते थे? नए चारागाहों की तलाश में निकल जाते थे। बुकानन ने किस समुदाय का वर्णन अपनी यात्रा में किया था? गोल्ला समुदाय का। बुकानन के अनुसार गोल्ला परिवार कहाँ रहते थे? तो जंगल के किनारे छोटे छोटे गांव में रहते थे। पौधे की कटाई के बाद जमीन में रह जाने वाले हिस्सों को क्या कहा जाता है? ठूंठ कहा जाता है। राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में रायकाओं की बस्ती को क्या कहा जाता है? टांडा कहा जाता है। अंग्रेज सरकार के लिए जमीन से मिलने वाला लगान क्या था? आय का प्रमुख स्रोत था। अंग्रेज अफसर किस प्रकार की जमीन को बेकार मानते थे? तो बिना खेती की जमीन को अंग्रेज अफसर बेकार मानते थे। 19वीं सदी के मध्य में सरकार और गैर खेतिहर जमीन के साथ क्या किया? अपने कब्जे में लेकर दूसरों को सौंप दिया। वन अधिनियम लागू होने से क्या हुआ? तो चारागाहों के प्रवेश पर रोक लगाई गई। अंग्रेज अधिकारियों को लगता था कि पशुओं के चरने से क्या नुकसान होता है? पौधे की नई कोंपलें नष्ट हो जाती है। चारागाहों को जंगल में प्रवेश करने के लिए क्या लेना पड़ता था? परमिट। अपराधी जनजाति अधिनियम कब लागू किया गया? 1871 में। अपराधी जनजाति अधिनियम के तहत कितने अपराधी घोषित किया गया? दस्तकारों, व्यापारियों और चारागाहों को अपराधी अधिनियम के तहत अपराधी घोषित किया गया था। अंग्रेज अधिकारी घुमंतू लोगों को कैसे देखते थे? शक की नज़र से देखते थे। अंग्रेजों ने चारागाहों पर कौन सा कर लगाया? चरवाही कर लगाया। 1928 में रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर ने क्या कहा? चरवाही इलाकों में गिरावट आई। 1850 से 1880 के दशक में टैक्स वसूली का काम किसे सौंपा गया? ठेकेदार को। कुछ चरवाहों ने स्थिति से निपटने के लिए क्या किया? जानवरों की संख्या घटा दी। सिंध में प्रवेश पर रोक लगने के बाद रायका चरवाहे कहाँ गए? राजस्थान। औपनिवेशिक शासन में चरवाही टैक्स किस पर लगाया गया? हर जानवर पर लगाया गया। औपनिवेशिक शासन में चरवाहों को किस प्रकार की जिंदगी अपनानी पड़ी? निर्भर और नियंत्रित। अफ्रीका में लगभग कितने लोग चरवाही गतिविधियों पर निर्भर है? 2.25 करोड़। मासाई समुदाय मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? पूर्वी अफ्रीका में। औपनिवेशिक शासन से पहले मासाई लैंड का क्षेत्र कहाँ तक फैला हुआ था? उत्तरी केन्या से टांजानिया के घास के मैदानों तक फैला था। ब्रिटिश केन्या और जर्मन टांगानिका के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा कब खींची गई? 1885 में। औपनिवेशिक शासन के बाद मासाइयों की कितनी जमीन उससे छीन ली गई? 60%। किस राष्ट्रीय उद्यान का निर्माण मासाई चारागाहों पर कब्जा करके किया गया था? मासाई मारा राष्ट्रीय उद्यान। तंजानिया में किस राष्ट्रीय उद्यान का निर्माण मासाइयों के चारागाह
छीने गए। तो सेरेनगेटी पार्क। नामीबिया में कौन से क्षेत्र के चरवाहों को सीमाओं के कारण कठिनाई हुई? काओकोलैंड। काओकोलैंड के चरवाहों के अनुसार नई सीमाओं ने उन्हें किस स्थिति में डाल दिया? कैद जैसी स्थिति में डाल दिया। मासाईलैंड में सूखे के समय चरवाहे क्या नहीं कर सकते थे? खेती नहीं कर सकते थे। 1933-34 के सूखे के दौरान मासाइयों को कितने मवेशी मर गए? तो आधे से अधिक मवेशी मर गए। मासाई समाज किन दो सामाजिक श्रेणियों में विभाजित था? तो मासाई समाज वरिष्ठ जन और योद्धा सामाजिक श्रेणियों में विभाजित था। मासाई समाज में निर्णय लेने का कार्य कौन करता था? वरिष्ठ जन। औपनिवेशिक शासन के दौरान योद्धाओं की कौन सी गतिविधियों पर रोक लगा दी गई? हमले और लड़ाइयों पर रोक लगा दी गई। औपनिवेशिक शासन के बाद मासाई समाज में किस वर्ग की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई? मुखिया की। अमीर चरवाहे अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए क्या करते थे? जानवर और जमीन खरीदते थे। औपनिवेशिक बदलाव से मासाई समाज में कौन सा नया विभाजन उभरा? अमीर और गरीब चरवाहों में अंतर। आधुनिक समय में पर्यावरणविद और अर्थशास्त्री चरवाही को कैसे देखते हैं? टिकाऊ जीवन शैली के रूप में। अफ्रीका में लगभग कितने लोग चरवाही गतिविधियों पर निर्भर है? 2.25 करोड़। मासाई समुदाय मुख्य रूप से किस क्षेत्र के निवासी है? पूर्वी अफ्रीका के। औपनिवेशिक शासन से पहले मासाईलैंड का विस्तार किन देशों तक था? उत्तरी केन्या से तंजानिया तक। 1885 में ब्रिटिश केन्या और जर्मन टांगानिका के बीच क्या बनाया गया था? अंतर्राष्ट्रीय सीमा। औपनिवेशिक शासन के दौरान मासाइयों की कितनी भूमि उससे छीनी गई? 60%। कौन से राष्ट्रीय उद्यान मासाइयों के चरगाहों पर कब्जा करके बनाए गए? मासाई मारा और सेरेनगेटी पार्क बनाया गया। नामीबिया के कौन से 2 क्षेत्र चरवाहों के पारंपरिक मार्ग थे? काओकोलैंड और ओबाम्बोलैंड। औपनिवेशिक सरकारों ने चरवाहों की आवाजाही को किस माध्यम से नियंत्रित किया? तो परमिट प्रणाली से नियंत्रित किया। औपनिवेशिक शासन के समय चरवाहों के लिए बाजारों में प्रवेश पर क्या स्थिति थी? प्रतिबंध। औपनिवेशिक अफसर चरवाहों को किस रूप में देखते थे? बर्बर और खतरनाक लोग के रूप में। मासाई समाज में औपनिवेशिक काल के बाद कौन सा नया भेद पैदा हुआ? अमीर और गरीबी चरवाहों का भेद प्रारंभ हुआ। दोस्तों, हमारा चैप्टर 5 एनसीईआरटी कक्षा 9 की पुस्तक से लाइन बाय लाइन प्रश्न समाप्त हो चुका है। धन्यवाद।